हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यू चैप्टर पी ब्लॉक डिस्कस किया था और उस पी ब्लॉक में 15th ग्रुप या 5th ए ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और नाइट्रोजन फैमिली में जो टोटल मेंबर्स थे वो टोटल 6 मेंबर्स थे, जिनके नाम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। और जो 6 मेंबर्स थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनका फिजिकल इन सभी 5th एलिमेंट को, पांचों एलिमेंट को हम लोग एक साथ निकोजेन कह रहे थे और इनके द्वारा बनाए गए कंपाउंड्स को हम लोग निकोमाइड्स कह रहे थे। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं 5th ए और 15th ग्रुप में, इन सभी का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है? क्योंकि इन सभी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन इनर सेल में इनके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं या इनर सेल इलेक्ट्रॉन के नंबर में ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसीलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। और हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, जहां हम लोग एटॉमिसिटी, उसके बाद डेंसिटी जैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट, आपको यह भी पता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटल वाइड है और बिस्मथ आपका मेटल है। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं वो सब टेट्रा एटॉमिक है, लेकिन एक्सेप्शनली जो बिस्मथ है वो आपका मोनो एटॉमिक है। डेंसिटी ऊपर से नीचे जाने पर लगातार रेगुलर इंक्रीज होते रहता है। आज हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दैट इज एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कोवैलेंसी। आज का डिस्कस किया गया चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके एग्जैक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आइए समझते हैं। हम लोग पहला जो आज का हम लोग का पॉइंट है वो है एटॉमिक साइज और एटॉमिक। तो हम लोग एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब निकोजेन का आपस में एटॉमिक साइज का डिफरेंस देखेंगे, एटॉमिक साइज के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो आप जानते हैं कि एटॉमिक साइज का दूसरा नाम एटॉमिक रेडियाई होता है और एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई का सिंबल आर होता है। ये तो आप मैथ्स में कई बार पढ़ चुके हैं कि रेडियस का सिंबल तो स्मॉल आर ही होता है। तो उसी तरीके से एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई का सिंबल भी आर है। लेकिन अब बात आता है स्टूडेंट कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। तो आप समझिएगा जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। देखिए, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा एटम, आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है, ये अनस्टेबल है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट नहीं पूरा है और ये भी अनस्टेबल है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ या फिर मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो मैं वही कह रहा हूं, जब कभी 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से अट्रैक्ट होके और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा एटम अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो बॉन्ड बनाने वाले एटम के न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम डी से दिखा रहे हैं। मैंने जो बोला वो ध्यान से सुनो। जब कभी 2 या 2 से ज्यादा एटम अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो बॉन्ड बनाने वाले एटम के न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। अब इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का
जो हाफ डिस्टेंस होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस होगा, उसे ही हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई का सिंपल सा डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज नोन एज द एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस। ये तो आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आ गया कि जब कभी डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, केमिस्ट्री में आपको डायमीटर नहीं बोलना है, केमिस्ट्री में स्मॉल डी को बोलना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि जो दो एटम बॉन्ड बनाए हैं उनका न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, और उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को जब हम हाफ कर देंगे तो उसे ही हम रेडियस कहेंगे, उसे ही हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहेंगे। तो डेफिनेशन को समझने के बाद अब हमें एक और पॉइंट समझना होगा माय डियर स्टूडेंट। देखो इस कॉलम में ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गए ना तो एटॉमिक रेडियस समझ गए, और एटॉमिक रेडियस अगर आप समझ गए ना तो आने वाला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करने वाले हैं वो सब समझ जाइएगा। देखिए सेल के अंदर में सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आप जानते होंगे स्टूडेंट। अब देखिए जरा देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट सेल में कौन सा सब सेल होता है, सिर्फ एक ही सब सेल होता है, एस सब सेल। और एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे रखे हुए रहेंगे, अपोजिट स्पिन के साथ रखे हुए होंगे। उसी तरीके से फिर से देखिए सेकेंड सेल की अगर बात करें तो सेकेंड सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे, एस सब सेल और पी सब सेल। आपने क्या देखा कि फर्स्ट में सिर्फ एक ही सब सेल था, लेकिन सेकंड में आपका 2 सब सेल हो गया। जो नया सब सेल आया वो कौन सा रहा, पी सब सेल रहा। तो एस सब सेल में तो 1 ऑर्बिटल और पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, तो 1 + 3 कितना हो गया टोटल, 4 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर से देखो आप, अगर हम बात करते हैं थर्ड सेल के बारे में, तो थर्ड सेल में कौन कौन से सब सेल होते हैं स्टूडेंट, एस, पी और डी। तो फिर आपने जब इसका 2 सेकंड वाले सेल के साथ कंपैरिजन किया तो क्या देखा कि उसमें तो सिर्फ 2 ही सब सेल थे, लेकिन थर्ड वाले में फिर एक नया सब सेल आ गया और वो डी सब सेल है। एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल। तो 5, 3, 8 और 1, 9 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ सेल में। फोर्थ सेल में आपने क्या देखा, फिर एक नया सबसेल जुड़ गया। कौन सा नया सबसेल जुड़ गया, एफ सबसेल जुड़ गया। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 1। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 5। एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 7। अरे जो है वो तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा ऑड नंबर यूज कर रहा हूँ, 1, 3, 5, 7। तो 1, 3 और 5 और 7 सभी को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 16। अच्छा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट, अब यहां से देखो क्या सेल, अब पहले 1 और 2 का कंपैरिजन करो। क्या सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ा, क्या सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ा, क्या ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। फिर से देखो मैं सेकंड से थर्ड सेल की तरफ आ रहा हूं। क्या सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ रहा है, क्या सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ रहा है, क्या ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है। अब फिर से देखो, क्या सेल थर्ड से फोर्थ सेल की तरफ तुम आया, क्या सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। क्या सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। क्या ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या किस तरह का फोर्स काम करेगा, सेम चार्ज के बीच में तो हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। और जरा मेरे हाथों पे गौर करना, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं और इसको एक अलग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मान रहा हूं, तो अगर इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो देखो इस रिपल्सन के कारण से देखो क्या हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब दोनों के बीच का साइज बढ़ चुका है। तो वही मैं कह रहा हूं कि सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ता है, सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है, ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी ट्रेंड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना ताकि आगे आने वाले पी ब्लॉक के चैप्टर में ये ट्रेंड आपको याद रहे। सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ा, सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ा,
ऑर्बिटल बढ़ा, ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ा, मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन के बढ़ने से साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब इसी बात को आप यहां अप्लाई करो। जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चल के आ रहे हो, मतलब नाइट्रोजन से जब आप बिस्मथ की तरफ आ रहे हो, तो जरा देखो क्या आउटर मोस्ट सेल में सेल का नंबर बढ़ रहा है। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल क्या है, 2 है। फास्फोरस का आउटर मोस्ट सेल क्या है, 3 है। 2 से 3 हो गया, बढ़ा, सेल का वैल्यू बढ़ा। अब आर्सेनिक में आ जाओ, आर्सेनिक में आउटर मोस्ट सेल क्या है, 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, फिर 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, एज यू मूव इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सेल इंक्रीजेज, सबसेल इंक्रीजेज, ऑर्बिटल इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, हेंस the force of repulsion increases and hence the size increases। आपको सीधा एक वर्ड बोलना है, ये तो इसका लॉजिक है, बचा हुआ जितना पॉइंट है स्टूडेंट, ये सब तो इसका लॉजिक है। आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाता है, और उस नंबर ऑफ सेल के इंक्रीज करने के कारण से ही एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये बात। कंक्लूसिव पॉइंट मैंने क्या बोला स्टूडेंट, कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल का वैल्यू बढ़ते जाता है, और इसीलिए एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते चला जाता है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा, और किस तरह की ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो नाइट्रोजन से बड़ा साइज किसका होगा, फास्फोरस का। फास्फोरस से बड़ा साइज किसका होगा, आर्सेनिक का। आर्सेनिक से बड़ा एटॉमिक रेडियस साइज किसका होगा, एंटीमनी का। और एंटीमनी से बड़ा साइज किसका होगा, बिस्मथ का होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक पॉइंट आप और सुनो, देखो आपको ये वैल्यू याद नहीं करना है, ये एटॉमिक साइज का वैल्यू लिखा हुआ है, ये सब एटम्स है, और ये नाइट्रोजन के एटम, फास्फोरस के एटम्स, ये सब लिखे हुए हैं आपके सामने, और इन सभी का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है। अब देखो इस बात को, आपको वैल्यू नहीं याद करना है, आपको ऑर्डर लेकिन जरूर से याद करना है। देखिए जब आप नाइट्रोजन से आप फास्फोरस की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, और कितना से इंक्रीज कर जा रहा है, 30 पिकोमीटर का डिफरेंस आ जा रहा है, 30 पिकोमीटर का डिफरेंस आ जा रहा है। लेकिन अब आप जब फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ आइए, जब आप फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ आ रहे हैं, तो सिर्फ 11 पिकोमीटर साइज में इंक्रीज आ रहा है, और जब आप एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ आ रहे हैं, तो ये मात्र 7 पिकोमीटर से एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट हमें ये कंक्लूसिव पॉइंट ये समझ में आता है कि नाइट्रोजन और से फास्फोरस की तरफ जाने में एटॉमिक साइज ज्यादा बढ़ता है, लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक या फिर एंटीमनी से बिस्मथ जाने में एटॉमिक साइज कम बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके कंपैरेटिवली, नाइट्रोजन फास्फोरस के कंपैरेटिवली आर्सेनिक एंटीमनी में या एंटीमनी बिस्मथ में एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज कम हो रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक है माय डियर स्टूडेंट कि आर्सेनिक में इनर सेल डी सबसेल है, बिस्मथ में इनर मोस्ट सेल आपका 4f सबसेल है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेल के इंक्रीज करने से सबसेल ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा बढ़ेगा। अरे तुमको जितना जोर से हम धक्का देंगे, तुम उतना पीछे, उतना दूर जाके गिरोगे। तुमको जितना धीरे से हम धक्का देंगे, तुम उतना पीछे, उतना कम पीछे जाओगे। तो वो डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। आप जानते हैं कि डी सबसेल के ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन या फिर एफ सबसेल के ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन पुअर रिपल्सन लगाता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाता है। और जब पुअर रिपल्सन लगाएगा तो ऑब्वियसली जो आपका साइज का इंक्रीमेंट होगा, साइज में जो बढ़ोतरी होगा वो थोड़ा कम ही होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर मोस्ट डी सबसेल एंड इनर मोस्ट एफ सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मैं फिर से बोल रहा हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर मोस्ट सबसेल नहीं, इनर मोस्ट सबसेल
D and innermost subshell F, there is very less repulsive force and hence the increment in atomic size or atomic radii is also very less. तो उम्मीद करता हूं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई का, पहले एटॉमिक साइज का डेफिनेशन, एटॉमिक साइज क्यों बढ़ा, एटॉमिक साइज का ऑर्डर कैसा होता है, और उसके बाद जो एटॉमिक साइज में इंक्रीमेंट होता है वो ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता जरूर है, लेकिन जो बढ़ोतरी होता है, जो इंक्रीमेंट होता है वो कम देखा गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनरमोस्ट डी सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड इनरमोस्ट एफ सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे. ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसे हम आयोनाइजेशन. तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस को समझने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं और वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी. अब इंथैल्पी का सिंबल क्या है माय डियर स्टूडेंट? इंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच. डेल्टा एच ये इंथैल्पी का सिंबल है और इंथैल्पी के आगे क्या लिखा हुआ है? आयोनाइजेशन. तो ये डेल्टा और एच के बीच में मैं एक अल्फाबेट स्मॉल आई लिख रहा हूं. अब ये डेल्टा एच आई पढ़ने का तरीका है डेल्टा एच आई, और आज के बाद कभी भी अगर डेल्टा एच आई कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिखा हुआ है. अब पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है. तो इसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, एक एटम कंसीडर किया. वो कौन से टाइप का एटम है? ए टाइप का. मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ए टाइप का एटम है, लेकिन वो एटम कैसा है? न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है. वो न तो कैटायन होना चाहिए और न तो एनायन होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल एटम होना चाहिए. उसके बाद कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड एटम होना चाहिए. ये कैसा बना हुआ है? ये तो बॉन्डेड है, जहां पर एक एटम ए दूसरे एटम ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो बॉन्डेड भी नहीं होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? अकेला, सिंगल, नॉन बॉन्डेड, आइसोलेटेड. फिर किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में, इसीलिए सिंबल जी लिखा हुआ है. वो ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉलिड स्टेट नहीं चलेगा, वो लिक्विड स्टेट भी नहीं चलेगा, मतलब ये कंडीशन नहीं होना चाहिए. न तो आयनिक होना चाहिए, न तो बॉन्डेड होना चाहिए, न तो सॉलिड लिक्विड स्टेट में होना चाहिए. तो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब नॉन बॉन्डेड होना चाहिए और गैसियस होना चाहिए. तो ये मैंने न्यूट्रल, आइसोलेटेड, गैसियस एटम लिए हैं. और आप जानते हैं कि एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं और एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्फेरिकल सेल साइज आप देख रहे हैं जो सर्कुलर बना हुआ है, ये आपको सेल को इंडिकेट कर रहा है. और सेल में मैंने इलेक्ट्रॉन, डॉटेड से इलेक्ट्रॉन को दिखाया है. और ये जो मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा साइज का यहाँ डॉट दिखाया है, ये बता रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन. तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं, इस आउटर मोस्ट सेल में, जैसे मान लेता हूं कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है. तो 1 2 3 4 5 में से सबसे लार्जर वैल्यू कौन सा है? फिफ्थ लार्जर वैल्यू है. तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ? फिफ्थ सेल हुआ. तो इस सब सेल में क्या दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन. तो आउटर मोस्ट सेल्स के किस तरह का एटम का? न्यूट्रल, आइसोलेटेड, गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को पुल करके बाहर निकालना और पुल करके बाहर निकालना और एटम को कैटायन में बदल देना के लिए जो एनर्जी आपको लगेगा उसे ही हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. मैं फिर से बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनें. आपको एटम कैसा लेना है? न्यूट्रल, आइसोलेटेड, गैसियस एटम. इसमें से कोई नहीं होना चाहिए, मतलब चार्ज नहीं होना चाहिए, बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में नहीं होना चाहिए. न्यूट्रल, अकेला मतलब आइसोलेटेड, गैसियस एटम होना चाहिए. तो इस न्यूट्रल, आइसोलेटेड, गैसियस एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को पुल करके निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. तो बात आया कि आखिर इस इलेक्ट्रॉन को पुल करने में एनर्जी क्यों लग रहा है. तो माय डियर स्टूडेंट,
आप ये बात जानते हैं कि एक एटम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन को आप भूलिए, आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे गौर कीजिए। दो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और दो अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और अगर दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है तो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। सिंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट नेचर का चार्ज है, इसीलिए इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ से न्यूक्लियस जो है या प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पकड़ के रखा हुआ है। तो इसीलिए उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को खत्म करने के लिए या उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हटाने के लिए, नलीफाई करने के लिए आपको अपना एनर्जी लगाना पड़ रहा है इस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी आपको लगेगा उसी एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर करेंगे तो एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जब एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो कैटायन में बदल जाएगा। तो हम कहेंगे कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को कैटायन में बदलने में, कैसे बदलने में, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक कैटायन में बदलने में जो एनर्जी हमें लगता है उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना ज्यादा होगा हमें छुड़ाने के लिए एनर्जी या उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी उतना ज्यादा लगेगा। और बात अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, अगर यहाँ पर बात अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है तो इसका मतलब यहाँ पर कुलाम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। और आपको पता होगा माय डियर स्टूडेंट कि कुलाम्स लॉ जो है वो कुलाम्स लॉ कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the distance between the force is inversely proportional to the square of the distance between the charge। मतलब चार्ज के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, चार्ज के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। या फिर हम कह सकते हैं चार्ज के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और ये साइज का ऑर्डर आप जानते हैं, और साइज का ऑर्डर अगर आप जानते हैं तो आपको लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पता है, और अगर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है तो आपको लगाने वाला आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी पता होगा। अभी अभी आपने कहा था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज, एटॉमिक साइज बढ़ते चला जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर एटॉमिक साइज बढ़ते चला जा रहा है, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आने पर अगर एटॉमिक साइज बढ़ते चला जा रहा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जा रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में एनर्जी भी कम लगेगा। मतलब डेल्टा एच आई का वैल्यू भी जो होगा वो कम होगा। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होते जाता है। क्यों आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हुआ? क्योंकि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ा। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला कि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को कैटायन में बदल देने में जो एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा वो एनर्जी ही कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको एनर्जी कम लगाना पड़ेगा कि ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखा है कि लूजली पकड़ के रखा है। और वो स्ट्रांगली और लूजली वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, क्योंकि यही कुलाम्स लॉ कहता है। मैंने यहाँ कुलाम्स लॉ क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, यही फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। दो स्टैटिक चार्ज में रहने वाला फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सिंस इनके बीच में कुलाम्बिक फोर्स लग रहा है तो कुलाम्स लॉ भी एप्लीकेबल होगा। कुलाम्स लॉ अगर एप्लीकेबल होगा तो साइज बढ़ा, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने पर साइज बढ़ा
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते चला जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कम होते चला जा रहा है, तो हमको भी छुड़ाने में एनर्जी कम लगेगा। अरे मैंने पेन को पकड़ रखा है और आपको पेन को छुड़ा के बाहर ले जाना है, अगर मैं पेन को लूजली पकड़ के रखूंगा तो आपको भी कम ही एनर्जी लगाना पड़ेगा। मैं स्ट्रांगली पकड़ के रख लूंगा तो आपको भी पेन को छुड़ाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। सिंस नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाने पर साइज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे बाइंडिंग फोर्स कम होते जा रहा है, तो आपको छुड़ाने में एनर्जी भी कम लगेगा। तो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर के नीचे की तरफ गए साइज बढ़ा, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी आपका घटते चला जाता है, कम होते चला जाता है। तो अगर मैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर लिखूंगा स्टूडेंट, अगर मैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर लिखूंगा तो कम होते चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कम होने का मतलब नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा। अरे साइज का ऑर्डर क्या था, नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, उसके बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी और उससे बड़ा बिस्मथ, ये साइज का ऑर्डर था। तो साइज का उल्टा ऑर्डर है, यहाँ पर उल्टा ऑर्डर है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद आर्सेनिक का, उसके बाद एंटीमनी का, और सबसे कम एनर्जी आपको लगेगा बिस्मथ से इलेक्ट्रॉन निकालने में। ये है स्टूडेंट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर। तो उम्मीद करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का डेफिनेशन और आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्यों घटते चला जा रहा है, कम होते चला जा रहा है, लॉजिकली आपको ये बात समझ में आ गया होगा दोनों पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, आज का थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वर्ड इलेक्ट्रो है ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए है और नेगेटिव का मतलब होता है गेन करना। पहले तो आप ये जानिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल काई होता है, CHI, काई पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा एक्स जैसा लिखते हैं, लेकिन एक्स में थोड़ा सा नीचे लाइन जो है थोड़ा और बढ़ा के लिखते हैं, तो काई पढ़ते हैं स्टूडेंट्स को। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, लेकिन कब, शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को। मान लो एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और शेयर करके यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो उसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट कि ए जो है वो बी के शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर लिया, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि ए की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा और बी की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कम हो जाएगा। सिंस बी की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया है तो बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा हो गया है तो ए की तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को पुल करके गेन कर लेना, इसी फोर्स को, इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब वही बात है स्टूडेंट, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा या नॉन मेटालिक नेचर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। अरे मेटल का तो स्वभाव इलेक्ट्रॉन को लूज करने का होता है और नॉन मेटल का स्वभाव मतलब नेचर, बिहेवियर इलेक्ट्रॉन गेन करने का होता है। मैंने कल ही बताया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल हैं, एंटीमनी और बिस्मथ मेटलॉइड हैं और बिस्मथ जो है वो मेटल है। इसका मतलब जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का बिहेवियर और नेचर बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जब नेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का नेचर घट रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मेटालिक नेचर माय डियर स्टूडेंट ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आने पर मेटालिक बिहेवियर बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी अगर घट रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। तो ग्रुप में नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आने पर मेटालिक नेचर बढ़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपका मेटालिक नेचर बढ़ता है इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। या फिर आप ये भी तो जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा
इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा। अरे ऊपर से नीचे आने पर तो साइज बढ़ रहा है। अरे आप ये फॉर्मूला कूलम्बिक फोर्स आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, ग्रुप में नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घटते चला जा रहा है। तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि नाइट्रोजन से बिस्मथ आने पर साइज बढ़ते चला जा रहा है, या फिर मेटालिक नेचर बढ़ते चला जा रहा है। साइज बढ़ते चला जा रहा है या फिर मेटालिक नेचर बढ़ते चला जा रहा है, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी घटते चला जा रहा है, और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद आर्सेनिक का, उसके बाद एंटीमनी का, और ये लगभग एंटीमनी और बिस्मथ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है ये सेम होता है। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 1.9 होता है। इसका आपका जानते होंगे स्टूडेंट कि नाइट्रोजन का आपका 3 होता है, फास्फोरस का आपका 2.1 होता है। आपको वैल्यू नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ ऑर्डर याद रखना है, और ऑर्डर के साथ साथ आपको रीजन याद रखना है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ा, मेटालिक नेचर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का बिहेवियर बढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने का नेचर घटते चला जा रहा है, और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपका घटते चला जा रहा है। तो एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 मैंने बता दिया। 2 प्रॉपर्टी और है, एक कोवैलेंसी और एक है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज कोवैलेंसी देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर में अगर आप आज कोवैलेंसी नहीं समझे तो आगे आने वाले चैप्टर में स्ट्रक्चर में बहुत दिक्कत आने लगेगा आपको। तो आइए समझते हैं कोवैलेंसी। मैंने जो डीपीपी दिया था बहुत सारा स्टूडेंट सॉल्व करके भेजा है, अच्छी बात है, लेकिन उन बहुत सारे स्टूडेंट में कोवैलेंसी जैसा टर्म गलत लिख दिए हैं आप लोग। अब उसको समझिए कि आप लोगों से क्या गलती हुआ कोवैलेंसी को पता करने में। आपने कोवैलेंसी कैसे गलत लिख दिया, पहले तो समझते हैं कि कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम, किसी भी एटम के द्वारा कितना बॉन्ड बनाया गया है। देखो पूरा पढ़ो, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल के अंदर में किसी भी एटम के द्वारा टोटल कितना बॉन्ड बनाया गया है वही कहलाता है कोवैलेंसी। अगर किसी एटम ने, जैसे देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी इस मॉलिक्यूल में कितना है, 3 है। अब यहां पर देखो अमोनियम, अमोनियम ये है आपका अमोनिया, ये है आपका अमोनियम, और स्टूडेंट ये है आपका एमीन, ये एमीन, ये अमोनिया, ये अमोनियम। मैं तीनों में, एमीन में, अमोनिया में और अमोनियम में नाइट्रोजन का कोवैलेंसी जानना चाहता हूं। तो यहां नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाया है तो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 2, यहां नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है तो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3, यहां नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है इसीलिए कोवैलेंसी 4, और मैक्सिमम नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 4 ही होता है। आप 3 लिख दिए हैं आंसर में, ये गलत है। कैसे होता है, कैसे बॉन्ड बनाया, आइए देखते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन का 4 कैसे है, आइए देखते हैं इस बात को। देखिए, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप ये बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है और नाइट्रोजन अनस्टेबल है। अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए वो किस किस इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवाएगा, एस के इलेक्ट्रॉन को और पी के इलेक्ट्रॉन को। एस और पी क्या है, सबसेल। एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, नाइट्रोजन के लिए। एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, और पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पर एस सबसेल के अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s वाला बता रहा है। उसके बाद ये 2p को मैंने बनाया है, और इस 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मैं यहाँ दिखाया यहाँ पे। अब होता क्या है स्टूडेंट कि नाइट्रोजन ये अपना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पर लिखा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन अपना
2p का एक इलेक्ट्रॉन, 2p का दूसरा इलेक्ट्रॉन और 2p का तीसरा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आया और अपना एकक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना शेयर किया। और इस तरीके से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये 3 बॉन्ड बन गया और इस तरीके से अमोनिया में कोवैलेंसी 3 होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये जो 2s में रहने वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन इसको किसी के साथ शेयर नहीं किया। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गया। और जब ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गया तो इसी को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। अब होगा क्या, जब ये अमोनिया प्रोटोन के साथ H+ के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो वो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया है, इसीलिए H+ के फॉर्म में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन अपना ये जो लोन पेयर है 2s में रहने वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और इस तरीके से इस 2 इलेक्ट्रॉन के कारण से इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। नाइट्रोजन को देना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन नाइट्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसीलिए यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। तो सिंस नाइट्रोजन अपने 2s में रहने वाला एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करा देता है बॉन्डिंग में, इसीलिए नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, 99% स्टूडेंट ये बात सोचते हैं कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी सिर्फ 3 होता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये गलत है। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल के अंदर में मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। वो 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, 2p में रहने वाला 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन 2s में रहने वाला 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर को डोनेट करके भी वो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है, जैसे अमोनियम आयन एग्जाम्पल के तौर पर है। और इस तरीके से नाइट्रोजन का कोवैलेंसी यहां पर 4 होता है, जिसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। ये बात आप याद करके यहां पर रखेंगे स्टूडेंट। तो आइए, ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बाकी लोग का आपका जो कोवैलेंसी है वो 5 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे तो फास्फोरस PCl5 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर फास्फोरस का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो बात आया स्टूडेंट कि फास्फोरस का मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 कैसे हुआ। नाइट्रोजन का सर उसी ग्रुप में रहने वाला नाइट्रोजन भी मेंबर था, लेकिन उसका तो 5 नहीं हुआ, फास्फोरस का 5 कैसे हुआ। तो देखिए, ध्यान से देखिए, फास्फोरस के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, ये भी स्टेबल होना चाहेगा, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है अपने आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके। 3s में रहने वाला 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर दिखाया है, 3p में रहने वाला 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां पर दिखाया है। और माय डियर स्टूडेंट, ये भी आपको पता होगा कि 3d एग्जिस्ट करता है, तो 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर इसको वैकेंट दिखाया हूं, मैं खाली दिखाया हूं। तो देखिए यहां पर क्या होता है, समझना बात को। देखो, फास्फोरस जो है वो अपना 3p में रहने वाला 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, 3 बॉन्ड बनाता है और इस तरीके का एग्जांपल PCl3 होता है। फिर से बोल रहा हूं, फास्फोरस 3p में रहने वाले 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, 3 बॉन्ड बनाता है और इसीलिए PCl3 जैसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। 3s में रहने वाला जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको वो शेयर नहीं किया, जिसको वो लोन पेयर के फॉर्म में रखे हुए हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी देके
3s से मूव करा के इस एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा के 3d में भेज देता है। तो अब जब 3s का 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जब आपका 3p में चला गया, तो अब देखिए टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 5 हो गया। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। अब इस पांचों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, जिसका एग्जाम्पल PCl5 है। बात आया स्टूडेंट कि सर फास्फोरस की तरह नाइट्रोजन अपने इस 2s में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 2d में क्यों नहीं भेजा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्फोरस जैसे अपने 3s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 3d में भेज दिया, वैसे ही नाइट्रोजन अपने एक जोड़ा में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 2d में क्यों नहीं भेजा? अरे 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 2d एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? देखो यहां पर सेल का वैल्यू क्या है? 2d में 2 क्या बता रहा है? सेल का वैल्यू क्या है? 2d। d का वैल्यू d किसको बता रहा है? सबसेल को बता रहा है। सबसेल को किस सिंबल से लिखते हो? याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 11 में मैंने पढ़ाया है। सबसेल का सिंबल क्या होता है? L। d के लिए L का वैल्यू क्या है? 3। अरे कभी भी सबसेल का वैल्यू सेल के वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। आप इस बात को समझो स्टूडेंट। कभी भी तुम्हारे घर में कमरे का साइज, रूम का साइज तुम्हारे घर के साइज से बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी बुक का साइज, किताब का साइज बैग के साइज से बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी बेटे का उम्र बाप के उम्र से ज्यादा नहीं हो सकता। उसी तरीके से कभी भी सबसेल का वैल्यू सेल के वैल्यूज के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर D के लिए L का वैल्यू 2 होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सेल और सबसेल दोनों का वैल्यू सेम हो गया, इसीलिए 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। अरे जब 2D है ही नहीं, अरे ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां भेजेगा? इसीलिए 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए नाइट्रोजन बाकी एलिमेंट्स की तरह अपने इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट नहीं करवाता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड नहीं कर पाता है, और इसीलिए वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट करवा के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर देते हैं, और इसीलिए फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 यहां पर शो करता है। मैं 2 पॉइंट को फिर से रिपीट कर देता हूं। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड कैसे बनाया? P में रहने वाले 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाया, और S में रहने वाला 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन को पूरा डोनेट करके चौथा बॉन्ड बना देता है, जिसका एग्जांपल अमोनियम है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो है वो 5 बॉन्ड बनाते हैं। कैसे 5 बॉन्ड बनाते हैं? सेकंड क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 क्यों नहीं शो किया? इसका आंसर जाएगा, नाइट्रोजन के पास 2d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। 2d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो करता है। लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइटमेंट करवा के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर लेते हैं और मैक्सिमम 5 कोवैलेंसी शो करते हैं। फास्फोरस जिसमें मैक्सिमम 5 कोवैलेंसी शो कर रहा है, उसका एग्जांपल PCl5 है। नाइट्रोजन जिसमें मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 शो कर रहा है, उसका एग्जांपल अमोनियम आयन है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कोवैलेंसी भी आप ओके स्टूडेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब ये आपका ड्यूटी है, ये आपका होमवर्क है कि नेचर, अकरेंस, डेंसिटी, एलोट्रॉप्स, उसके बाद एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कोवैलेंसी, इन सभी का ऑर्डर आप लिख के आज के डीपीपी में सेंड करेंगे, जिसमें से ये 4 जो है ना लास्ट का स्टूडेंट, दैट इज एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कोवैलेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर का टर्म अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच जाइएगा, बट मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, टॉपर बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको होना पड़ेगा, कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो ये सब भी आपको याद रखना है, लेकिन इन पर विशेष ध्यान रखना है, आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। अब हम लोग आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहला बात आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। आइए इसी बात को हम लोग समझ लेते हैं। सीधा सीधा अगर हम आपसे बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल बना लेना, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जरा आप गौर करेंगे स्टूडेंट, जरा आप गौर करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, सभी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। देख सकते हैं सभी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। तो वैलेंस सेल में जब 5 इलेक्ट्रॉन है, ये बिस्मथ का मैंने मिटा दिया है, आप पहले से देख लेना जो लिखा हुआ था पहले। तो सभी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सभी लोग जो हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ऑक्टेट को पूरा करेंगे और इस तरीके से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ये गेन करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अब बात आया लूज करने का, तो देखो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 5 दिख रहा है। इसमें से P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। और S में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर सिर्फ P से लूज करेगा तो +3, लूज करने के बाद तो पॉजिटिव साइन ही आता है। अगर सिर्फ P सब सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +3। S और P दोनों में से, वैलेंस सेल के S और P दोनों में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +5। तो इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन -3 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, इतना ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है। फास्फोरस में भी देखो, गेन करके तो -3 शो किया, अब लूज करने का बात आया, सिर्फ P से लूज किया, सिर्फ P सबसेल से लूज किया तो +3 शो कर रहा है। S और P दोनों से लूज किया तो ये भी +5 शो कर रहा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आर्सेनिक और एंटीमनी का भी होगा, उसी तरीके से आर्सेनिक और एंटीमनी का भी होगा, उसी तरीके से बिस्मथ और आपका यहां पर बिस्मथ का भी +3 और +5 होगा। लेकिन यहां से एक बात आपको याद रखना है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ये मैं ब्लू और ब्लैक से इसीलिए बनाया हूं, एक गेन वाला है तो दूसरा लूज वाला है। इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को स्टेबल बनाने में जितना इलेक्ट्रॉन का लूज किया गया या जितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया उसे ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जो इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो -3 और -3 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -3 होगा। अब एक बात और सुनते जाना, जैसे जैसे ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे +5 शो करने का टेंडेंसी, देखो +5 सब शो कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे +5 शो करने का टेंडेंसी, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी ये घटते चला जाएगा। क्यों घटते चला जाएगा? इसके पीछे रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, ये पता नहीं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी मैं 2 क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करूंगा कि सभी कोई -3, +3 और +5 शो कर रहे हैं, लेकिन +5 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने का सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसका है? नाइट्रोजन का। और सबसे कम टेंडेंसी किसका है? बिस्मथ का। नाइट्रोजन जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। 1s2 किसका होता है? 2 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? हीलियम का होता है। और हीलियम कैसा है? इनर्ट गैस है। तो नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इनर्ट गैस हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। इसीलिए नाइट्रोजन का +5 शो करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा और बिस्मथ तो बिल्कुल भी 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा। इसका मतलब है बिस्मथ कभी भी BiCl5 मतलब बिस्मथ कभी भी 5
बॉन्ड नहीं बनाएगा, BiCl5 कभी नहीं बनता है, क्योंकि बिस्मथ 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता है। बिस्मथ 5 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करना नहीं चाहता है, या ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम क्यों हो जाता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी कम क्यों हो जाता है, उसका एक वर्ड में आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? देखो, पेयर का मतलब होता है एक जोड़ा, एक जोड़ा का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन होता है s सबसेल। एस सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते हैं, और यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं फिर से कह रहा हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है एस सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। बात आया इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ में ही क्यों लगा, नाइट्रोजन में क्यों नहीं अप्लाई हुआ? इसके पीछे रीजन के लिए आप बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। अगर आप बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा जेनॉन, ये हो जाएगा स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 4F14, और उसके बाद हो जाएगा आपका 6S2, और ये हो जाएगा 6P3। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 और 14 68, उसके बाद 5D10 68 और 10 कितना हो गया 78 और 2 कितना हो गया 80 और 3 कितना हो गया 83। अब देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि बिस्मथ के एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके पीछे रीजन है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिस्मथ के एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किए? बिस्मथ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों शो किया? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? 4F सबसेल इलेक्ट्रॉन, 4F सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, 4F सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 4th सेल में 4F सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम रिपल्सन लगाता है। इस कम रिपल्सन लगाने के कारण से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तुम पहले नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझो, पहले तुम जेड इफेक्टिव समझो। मैं एक लाइन में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे तुमने मुझे 1000 रुपए फीस दिया, मैंने तुम्हें 200 रिटर्न कर दिया, तो नेट कितना निकल के आया? नेट 800 निकल के आया। तुमने मुझे 1000 दिया, बदले में मैंने तुम्हें 200 रिटर्न कर दिया, तो नेट अभी 800 तुम्हारे तरफ, मतलब तुम हमको नेट 800 दिया है। उसी तरीके से स्टूडेंट न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और अंदर में रहने वाला सब इलेक्ट्रॉन जो है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है। अगर इलेक्ट्रॉन कम रिपल्सन लगाएगा तो न्यूक्लियस नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा। इस बात को ऐसे समझो, मेरे और तुम्हारे बीच में यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं न्यूक्लियस हूं, मैं उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा हूं, और अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उस आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन लगा रहा है। मैं पुल कर रहा हूं और बाकी सब रिपल्सन लगा रहा है उस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर बाकी सब जो रिपल्सन लगा रहा है वो कम होगा, तो इसका मतलब मेरा नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो तो बढ़ जाएगा। अगर बाकी सब 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो 2 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा लगा, 2 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा। यही बात यहां पर होता है कि बिस्मथ में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब 4F में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पर, 6S वाले इलेक्ट्रॉन पर कम रिपल्सन लगाता है, जिसके कारण से 6S में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस स्ट्रांगली पकड़ के रख लेता है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। 2 वर्ड को मैं जोड़ने जा रहा हूं। बिस्मथ में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से जेड इफेक्टिव नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए 6S में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ 6P में रहने वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो इसका मतलब बिस्मथ जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, वो सिर्फ -3 के अलावा +3 शो करता है। और सिर्फ +3 क्यों शो किया? इनर्ट पेयर इफेक्ट
पेयर इफेक्ट क्या हुआ, एस सब शेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि बिस्मथ में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, 4s में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 6s में रहने वाले इलेक्ट्रॉन पे कम रिपल्सन लगाता है, जिसके कारण से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए s में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, सिर्फ 6p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है। 6p में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए बिस्मथ 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और यही वजह है कि बिस्मथ कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, बिस्मथ आपका सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा, BiCl5 इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। और रीजन एक वर्ड में बोलना होगा तो आप बोलेंगे इनर्ट पेयर। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इन दो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट, इन दोनों में से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ क्या दिखा हुआ है, बिस्मथ 5 बॉन्ड बनाया है, यहाँ क्या दिखा रहा है, बिस्मथ 3 बॉन्ड बनाया है। लेकिन बिस्मथ मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। बिस्मथ कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, मतलब BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या बताओगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है ये मैंने अभी आपको समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब ये तो होगा। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब ये भी बनेगा। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बना दिया है, और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है। तो इन तीनों में आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, इन तीनों में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, तो इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। अब बात आया कि सर नाइट्रोजन में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है क्या, नहीं स्टूडेंट। आप देखिए, ये रहा नाइट्रोजन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इनर सेल में कहीं भी D या F लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं लिख रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन में इनर्ट पेयर इफेक्ट तो नहीं लगता है। अब जब नाइट्रोजन में इनर्ट पेयर इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो फिर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है। जब नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर सकता है, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप एक बात बताओ कि 5वां बॉन्ड बनाने के लिए उसको इस 2s में रहने वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना होगा, और अनपेयर करने के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के 2d में करना होगा। लेकिन 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अनपेयर नहीं कर पाता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ देना होगा। तो एक बॉन्ड यहां से बना लेता है और 3 बॉन्ड यहां से बना लेता है, और इसीलिए मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां से क्वेश्चन आया कि नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाया। अरे ब्रोमाइड है ना, ब्रोमाइड भी तो हैलोजन है ना। तो नाइट्रोजन, 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता है। ग्रुप में सबसे ऊपर रहने वाला नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं होता है। ग्रुप में सबसे नीचे रहने वाला बिस्मथ 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, जबकि उसके पास तो वैकेंट d ऑर्बिटल है, क्योंकि वहां पर बिस्मथ के पास इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और मैं जो होमवर्क दिया आज के लिए स्टूडेंट, वो आप बनाएं और वो मुझे भेजें। फिर भी कोई डाउट रह गया है, वीडियो को एक बार फिर से देखें, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके एक प्रॉपर टाइम में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा।